मगध एक ऐसा साम्राज्य जिसने महान शासक दिए और उनसे भी महान राजवंश। पर भारत ने इनके अत्याचारी रूप को भी देखा है। जरासंध, महाभारत काल का सबसे खतरनाक राजा, जिसके कारण स्वयं कृष्ण और यदुवंशियों को मथुरा छोड़ना पड़ा। अजातशत्रु, अपने पिता का हत्यारा, जिसने वैशाली गणराज्य का बेरहमी से नाश कर दिया था। धनानंद, लोभ और भ्रष्टाचार का प्रतीक, जिसने अपने विशाल सेना के नीचे सबको दबा के रखा था। और अंत में चंद्रशोक, अशोक का वो रूप जिसने अपने 99 भाइयों को मारा, जिसने अपने विरोधियों का निर्ममता से नाश किया। पर इनमें सबसे भयानक था कलिंग का युद्ध। जब अशोक ने अपनी विशाल सेना का रुख कलिंग की तरफ मोड़ा, लाखों के तादाद में नरसंहार हुआ और उनसे भी कहीं ज्यादा लोग बेघर हो गए। दया नदी का पानी खून से लाल हो गया। इस युद्ध का असर इतना भयानक था कि कलिंग पूरी तरह तबाह हो गया। उस दिन मगध एक भारी कीमत के साथ आखिरकार जीत गया था। पर उस दिन शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि कलिंग एक दिन मगध से अपना बदला लेगा, और ये बदला आया लगभग 1 सदी बाद। अशोक के बाद कलिंग जैसे गायब सा हो गया था। विशाल मौर्य साम्राज्य ने उसे निगल लिया था। पर वक्त बदला जब सालों बाद एक सेनापति ने मगध के सम्राट का अंत किया और इसके साथ ही मौर्य राजवंश खत्म हुआ। इस हादसे से भारतवर्ष में एक राजनीतिक भूचाल का जन्म हुआ। अनेक राज्य जो अब तक मगध के अधीन थे, अब वो सॉवरेनिटी क्लेम करने लगे, चाहे वो दक्कन के सातवाहन राज्य हो या कलिंग के चेदी राज्य हो। महामेघवाहन कलिंग के इस नए दौर के पहले राजा बने। स्थिरता और स्वाधीनता के साथ व्यापार और खेती ने जोर पकड़ा। धीरे धीरे कलिंग की समृद्धि भी लौटने लगी, पर उसी के साथ उभर रही थी कई नए खतरे। सातवाहन राजा सतकर्णी पूरी दक्कन पर हुकूमत चाहता था। कलिंग के साथ टकरार अनिवार्य था। कलिंग के उत्तर में एक टूटा हुआ मगध साम्राज्य था, जहां से शुंग और यूनानी शासकों के बीच की टक्कर कभी भी कलिंग के दरवाजे तक पहुंच सकती थी। यही नहीं, कलिंग के समुद्री व्यापार दक्षिणी राजाओं की डोमिनेंस को टक्कर दे रही थी। उनकी नजर अब कलिंग पर थी। हर तरफ संकट था। फिर से 1 सदी बाद कलिंग संकट की तरफ बढ़ रहा था। पर इस बार कलिंग के पास एक दूरदर्शी और डायनामिक राजा था। ये था कलिंग का तीसरा चेदी राजा खारवेल। 24 साल की उम्र में जब खारवेल ने शासन अपने हाथ में लिया, वो जानता था कि कलिंग किन मुश्किलों से घिरा है। खारवेल को एक खुशहाल राज्य मिला था, पर वो शांत नहीं बैठ सकता था। वो जानता था कि अगर वो रुका तो कलिंग का बुरा इतिहास दोहराया जा सकता है। इसलिए अपने शासन के दूसरे ही साल में बिना वक्त बर्बाद किए खारवेल ने अपनी विशाल सेना सीधे कृष्णा नदी के तट पर ला खड़ी की। ये कोई आक्रमण नहीं, सतकर्णी को एक सीधी चुनौती थी। ये एक साफ मैसेज था, कलिंग की तरफ आंख उठाकर देखना अब खतरनाक हो सकता है। कुछ साल बाद उसने दक्कन की तरफ हमला बोला और वहां के शासकों को हराया। इसने न केवल कलिंग की पश्चिमी बॉर्डर को सिक्योर किया, पर इससे वाइटल ट्रेड रूट्स भी उसके कंट्रोल में आ गए। पर खारवेल सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक बेहतरीन प्रशासक भी था। जब एक भयानक तूफान ने उसकी राजधानी को तबाह किया, खारवेल ने राजकोष की चिंता ना करते हुए उसे वापस शानदार तरीके से बनवाया। कैनल्स और इरिगेशन सिस्टम को और बेहतर करवाया गया। शिलालेख बताते हैं कि वो लगातार बड़े उत्सव करवाता था। वो जानता था कि खुश और अमीर प्रजा कभी बगावत नहीं करेगी। अपने 6ठे साल में उसने लाखों का कर माफ किया। इस तरह प्रजा को प्रॉस्परस रखकर उसने उनकी वफादारी जीत ली थी। अपना बेस मजबूत करने के बाद उसने फिर बाहर देखा, इस बार उत्तर की तरफ। मगध के पास कुछ ऐसा था जो उसे चाहिए था, और यूनानियों का खतरा भी वहां मंडरा रहा था, जिसे रोकना जरूरी था। गोरखगिरी एक मजबूत पहाड़ी किला था जो
मगध की राजधानी राजगीर का साउथर्न बेस्टियन था। खारवेल की सेना ने इस किले को बुरी तरह तोड़ दिया। इस हमले की इंटेंसिटी ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यूनानी, जो समझते थे कि मगध अब एक आसान टारगेट होगा, खारवेल की इस कदम से घबरा गए। उन्हें लगा अगर वो मगध की ओर बढ़े, उनका मुकाबला खारवेल के विशाल सेना के साथ होगा। वो डर के मथुरा भाग गए। उधर खारवेल राजगीर की ओर जाना चाहता था, पर उसे रुकना पड़ा। कलिंग के दक्षिण में एक दूसरा तूफान उठ रहा था, एक 100 साल पुरानी ताकत, तमिल राज्यों की एक ताकतवर संघ। अगले 3 साल के भीतर खारवेल ने तैयारी के साथ दक्षिण का रुख किया, पिथुंडा के शहर को ध्वस्त किया। आखिरकार पांड्य राजा ने खारवेल से संधि की। बदले में कलिंग को भारी मात्रा में मोती और जेमस्टोन्स देने पड़े। दक्षिण को पूरी तरह सुरक्षित करने के बाद ठीक अगले साल खारवेल फिर से उत्तर की तरफ पलट गया। इस बार वो सीमा के किलों पर नहीं रुका। उसकी विशाल सेना सीधे गंगा नदी के किनारे तक पहुंच गई। उसने सीधे मगध साम्राज्य के दिल पर वार किया। मगध के राजा ने खारवेल के पैरों में गिरकर हार मान ली और तब खारवेल ने अपनी पवित्र कलिंग जी मूर्ति मथुरा से वापस ली, जिसे सदियों पहले मगध ने कलिंग से लूटा था। खारवेल एक ऐसा शासक था जो साइकोलॉजी समझता था। उसे पता था कि एक संदेश, एक स्टेटमेंट कभी-कभी वो काम कर देती है जो हजारों तलवारें भी नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए उत्तर के हमले में उसने पवित्र गंगा नदी में अपने हजारों हाथियों और घोड़ों को पानी पिलाया। इस विशाल सेना को दिखाकर उसने ऐसी शक्ति प्रदर्शन की जिससे मगध आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। दक्षिण के तमिल संघ को तोड़ने के बाद उसने हारे हुए शहर में गधों से रथ खिंचवाकर हल चलवाया, बैल से नहीं। ये प्रतीक था कि उसने शहर की जड़ों को उखाड़ फेंका है, एक बसे हुए शहर को वापस बंजर मिट्टी बना दिया है। पर उसका सबसे बड़ा और गूंजता हुआ संदेश था खुद अशोक के लिए। उदयगिरी के पहाड़ों में हाथी गुफा के ऊपर उसने अपना शिलालेख बनवाया। ये जगह अशोक के ढोली शिलालेख से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर थी और ठीक उसके ऊपर थी। ये ऐसा था जैसे खारवेल वक्त में पीछे देखकर अशोक का मजाक उड़ा रहा हो, ये बोलते हुए कि उसके कलिंग ने अशोक के महान मगध को आखिरकार झुका दिया। कलिंग ने मगध से बदला ले लिया।